उसके बाद देखिए ट्रेंड्स इन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग 1950 टू 1951। देखिए यहाँ पर एक डेटा है, एग्रीकल्चर सेक्टर में 72.1% पॉपुलेशन काम करती थी, इंडस्ट्री में केवल 10.7% और सर्विसेज में 17.2%। राइट, एग्रीकल्चर सेक्टर में आप देखो 72.1% पॉपुलेशन काम करती है। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, राइट, स्यूडो अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा कहाँ, स्यूडो एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा कहाँ दिखाई देती है? एग्रीकल्चर सेक्टर में। ज़रूरत है केवल 2 लोगों की बट काम कर रहे हैं 6 लोग। अगर हम 4 एक्स्ट्रा लोगों को काम से निकाल भी दें तो प्रोडक्टिविटी पर, प्रोडक्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का सीन दिखाई देता है एग्रीकल्चर सेक्टर में, और ये इंडिपेंडेंस के बाद से लेकर अभी तक एज इट इज़ बना हुआ है। डेटा में कमी आई है, नंबर में कमी आई है, बट डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर में दिखाई देता है। इंडस्ट्री सेक्टर 10.7%। पूरी दुनिया में जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ तो प्राइमरी सेक्टर से लोग सेकेंडरी सेक्टर की तरफ गए। ओके, प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर की तरफ गए और सेकेंडरी सेक्टर से टर्सरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर की तरफ गए। ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ सेकेंडरी सेक्टर को लगने ही नहीं दिया। क्यों? क्योंकि अगर हमारे यहाँ इंडस्ट्री लगती तो रॉ मटेरियल हमें भी चाहिए होता, बट सारा रॉ मटेरियल ब्रिटिशर्स लेके जाते थे ब्रिटेन की फैक्ट्रियों में यूज़ करने के लिए। तो हुआ क्या कि हमारी जो मेजर पॉपुलेशन थी वो प्राइमरी सेक्टर में ही फंसी रही, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही काम करते रहे। ओके, उसके बाद देखिए ट्रेंड्स इन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग 1991। ये वो एरा था जब हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म की शुरुआत की। हमने प्लान्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, नेहरूवियन सोशलिज्म इकोनॉमी को छोड़ करके एक ग्लोबल इकोनॉमी, एलपीजी के रिफॉर्म को अडॉप्ट किया। उस दौर की बात है। आप देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर में पार्टिसिपेशन घटा और बढ़ा कहाँ सबसे ज़्यादा? सर्विस सेक्टर में। ओके, इकोनॉमी में 2 चीज़ों का ही प्रोडक्शन होता है, या तो वो गुड्स होंगी या सर्विसेज होंगी। गुड्स क्या होती है, सर्विसेज क्या होती हैं? गुड्स वो चीज़ें होती हैं जो आपकी नीड्स, आपकी वांट्स फुलफिल करती हैं और आप उन्हें फिजिकल फॉर्म में देख पाते हो। लिखने का मन किया, पेन चाहिए, पेन को आप देख पा रहे हो। सर्विसेज क्या होती हैं? जो आपकी डिमांड्स, आपकी वांट्स को फुलफिल करती हैं बट उन्हें आप फिजिकल फॉर्म में देख नहीं पाते। कहीं घूमने गए, मसूरी गए घूमने, लौट के आए, आपके दोस्त ने पूछा ये बताओ तुम घूमने गए थे, तुमको कितना किलो मजा आया? आप बता नहीं पाओगे, अपने दोस्त को कहोगे कि तुम्हारा दिमाग खराब है। हाँ, आप उसको ये बता सकते हो कि वहाँ का मौसम अच्छा था, एनवायरनमेंट अच्छा था, इकोलॉजी अच्छी थी, वहाँ पे बाकी एम्बियंस बहुत अच्छा था, मुझे बहुत मज़ा आया। लेकिन कितना किलो मज़ा आया ये हमारे लिए बताना पॉसिबल नहीं होगा। तो सर्विसेज उनको बोलते हैं जो हमारी नीड्स, हमारी वांट्स को फुलफिल करती हैं बट उन्हें हम फिजिकल या एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में देख नहीं पाते। ओके, अब देखो पैटर्न चेंज हुआ। 1991 में एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंडेंसी कम हुई, प्रेजेंट में ये और भी कम है। Despite Green Revolution, around 67% of our population was engaged in agriculture till 1991 due to the disguised unemployment and the lack of suitable jobs in the other 2 sectors. Right? इसके बारे में हमने डिस्कस किया कि डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है। अब हम आते हैं इंडस्ट्री, सेकेंडरी सेक्टर। इंडस्ट्री की तरफ आते हैं, सेकेंडरी सेक्टर की तरफ आते हैं। राइट, The Indian planners laid emphasis on the industrial development. They realized that a poor nation like India could progress only if it has a good industrial base. Right, second 5-year plan, 1956 से लेकर 1961 के बीच में हमने फोकस किया। हमने किस पर फोकस किया? हमने इंडस्ट्री पर फोकस किया। 1956 से लेकर 1961 के बीच में हमने इंडस्ट्री पर फोकस किया। पीसी महालनोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस के मॉडल को बेस किया हमने, और पीसी महालनोबिस मॉडल पर बेस करके सेकेंड 5-year प्लान बनाया जिसमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था? मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन। जर्मनी की मदद से, रसिया की मदद से हमने अपने यहाँ स्टील इंडस्ट्री लगाई। हमने 5 स्टील इंडस्ट्री को सबसे पहले इस्टेब्लिश किया और इन सब की वजह से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की शुरुआत हो सकी। इंडस्ट्री प्रमोट्स मॉडर्नाइजेशन, इट फुलफिल्स सिटीजन नीड्स, प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट which is more stable than agriculture. राइट, फैक्ट्री में आप काम कर रहे हो, वहाँ पर बारिश और इन सब चीज़ों का खतरा नहीं है। आप फैक्ट्री में काम कर रहे हो, सर्टेन टाइम में काम कर रहे हो, सर्टेन टाइम में जो है सैलरी मिल रही है, तो यहाँ पर जॉब में थोड़ी सी स्टेबिलिटी है, थोड़ा सा सिक्योरनेस माहौल है। अगर घर में 5 लोग हैं, 2 लोग
एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, 2 लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, एक बैलेंस बना रहेगा इकोनॉमिक और सोशियो फैब्रिक में, राइट। अर्थव्यवस्था का भी विकास होगा, परिवार का भी विकास होगा और इंडिविजुअल का भी विकास होगा। वहीं अगर इंडस्ट्री नहीं होगी तो ये चार के चारों लोग घर में काम कर रहे होंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे होंगे। एक आदमी तो छोड़ दो, उसको इग्नोर कर देते हैं, वो अपना सो रहा होगा घर पे। लेकिन अगर चार के चारों लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में ही काम करते रहेंगे तो एग्रीकल्चर सेक्टर में दिखाई देगी डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट दिखाई देगी। प्रोडक्शन में तो 4 लोगों का शेयर रहेगा, बट प्रोडक्टिविटी में 4 लोगों की फुली प्रोडक्टिविटी का यूज नहीं हो रहा होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। India adopted a heavy industry based policy and a socialist pattern of society. Thus, a leading role was assigned to the public sector because यहाँ पर हमने मिक्स्ड इकोनॉमी पैटर्न को अपनाया और मेजर इंडस्ट्रीज को इनिशियली फेज में मेजर इंडस्ट्रीज को हमने पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्री बना के रखा, गवर्नमेंट सेक्टर की इंडस्ट्री बनाकर रखा। जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट डिड नॉट हैव अ सफिशिएंट कैपिटल टू अंडरटेक बिग इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, दस ओनली गवर्नमेंट कुड अंडरटेक दिस। मैंने आपको पहले बताया कि ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ सेकेंडरी सेक्टर यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर को पनपने ही नहीं दिया। ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव यही था कि भाई रॉ मटेरियल सब उनको चाहिए, तो हमारे यहाँ इंडस्ट्री क्यों लगने देंगे। और अगर हमारे यहाँ इंडस्ट्री लगती तो इंडियंस अपनी ही इंडस्ट्री की चीज़ों को खरीदते क्योंकि वो सस्ती पड़ती। अब लंदन से कोई चीज़ आएगी तो वो तो महंगी ही होगी ना, ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट भी तो जुड़ेगा उसमें। ओके, the market was not big enough to motivate private producer to set up industries। ऑब्वियस सी बात है, अगर मार्केट में पैसा है नहीं, इन्वेस्टर्स है नहीं और इंडस्ट्रीज के पास भी उतना पैसा नहीं है तो वो नए एंटरप्रेन्योरशिप को खड़ा करने में उनको डर लगेगा, राइट। उनको नए स्टार्टअप शुरू करने में डर लगेगा, इंडस्ट्रियल चेंजेस में उनको डर लगेगा। ओके, प्राइवेट सेक्टर वर्क्स ओनली फॉर प्रॉफिट्स वाइल पब्लिक सेक्टर वर्क्स फॉर वेलफेयर बाई प्रोवाइडिंग आइटम्स फ्री और एट अ चीपर रेट, राइट। अब यहाँ पर बात वही है कि पब्लिक सेक्टर यानी कैपिटलिस्ट अप्रोच किस पर काम करेगा? प्रॉफिट पर। अब अगर गवर्नमेंट सेक्टर की कोई कंपनी है तो वो गरीबों का भलाई भी सोचेगी कि गरीबों को सस्ते में दे देते हैं। ओके, बट ये सर्वाइवल नहीं हो सकता। इसीलिए आप देखोगे प्रेजेंट में ना कहीं भी सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम नहीं दिखाई देता। चाइना भले खुद को सोशलिस्ट कंट्री कहता है बट वहाँ पर भी सोशलिज्म सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम नहीं दिखाई देता। पूरी दुनिया कैपिटलिस्ट अप्रोच को अडॉप्ट करके बैठी है, सबको प्रॉफिट चाहिए, हर जगह ओपन मार्केट ऑपरेशन पर काम कर रहा है, हर जगह डिमांड एंड सप्लाई का मैकेनिज्म काम कर रहा है। गवर्नमेंट सेट्स अप यूनिट्स इवन इन द बैकवर्ड रीजन्स, दस ब्रिंगिंग अबाउट रीजनल बैलेंस। ओके,